जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। आज प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को लेसन प्लान के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। और लेसन प्लान जो है वो बीएड के बच्चों के लिए 3rd सेमेस्टर में प्रयोग किया जाता है, जो कि उनकी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जब टीचिंग लगती है दूसरे विद्यालयों में तो वहाँ पर ये लेसन प्लान की सहायता से ही अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। लगभग 20 दिन की इनकी ट्रेनिंग होती है, जो कि उस ट्रेनिंग में विषयवार अगर देखा जाए तो जो उनके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक विषय का उनको 20 लेसन प्लान बनाना होता है और दूसरे विषय का उनको 20 लेसन प्लान बनाना होता है। तो कुल मिलाकर के जो 20 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें उनको 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं। और उसी कड़ी में अगर बात किया जाए तो बीटीसी के बच्चों का भी ट्रेनिंग होता है, जो हर सेमेस्टर में ट्रेनिंग है उनके। तो वहाँ भी वो भी बच्चे बीटीसी वाले भी क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं और लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। तो ये दोनों बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि लेसन प्लान बनते कैसे हैं। ठीक है, लेसन प्लान को हिंदी में पाठ योजना बोलते हैं। तो पाठ योजना 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग लगती है वहाँ पर या उस विद्यालय का नाम आप लिखते हैं, तो विद्यालय का नाम लिखने के लिए जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम आप लिखेंगे। कक्षा 6 का मैंने लिया है, तो आप अपनी फाइल में जब इसको लिखेंगे तो इसी सीक्वेंस में लिखेंगे प्यारे बच्चों। मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी के आधार पे आप समझिएगा। कक्षा 6 है, ठीक। विषय क्या है? विषय हमने हिंदी लिया हुआ है। उप विषय, देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं या बच्चे कह सकते हैं कि विषय के अंतर्गत ही यहाँ पर कोष्ठ में लिख देते हैं कि हम गद्य पढ़ाएंगे कि पद्य पढ़ाएंगे कि व्याकरण पढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी में 3 रूपों से लेसन प्लान बनता है। ग्रामर पोर्शन का भी बनता है, व्याकरण से कह सकते हैं, गद्य का भी बनता है और पद्य का भी बनता है। तो इसको हम लोग उप विषय के रूप में जानते हैं। तो आप उप विषय के रूप में भी लिखेंगे पद्य, ठीक। अवधि, आप देखे होंगे कि विद्यालयों में लगभग 40 मिनट का कहीं एक क्लास चलता है तो कहीं 45 मिनट का चलता है, तो हमने 45 मिनट रख लिया है। आप जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वहाँ पर जो समय अवधि होगी उसके अनुसार आप अवधि यहाँ पर लिखेंगे। कालांश, घंटी कौन सी लग रही है आपकी, वो घंटी यहाँ पे लिखते हैं। तो द्वितीय मान लीजिए मैंने घंटी लिखा हुआ है। दिनांक आप मेंशन करेंगे। प्रकरण, ठीक है, प्रकरण में जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो टॉपिक अपनी फाइल में आप लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है पदावली, जो मीराबाई का ये पदावली है, तो हमने ये पहले से लिख लिया। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों आपको क्या करना होता है, सामान्य उद्देश्य लिखना होता है अपनी फाइल में। तो सामान्य पहले उद्देश्य, क्योंकि मैंने एक बार आप लोगों को क्लास में और ऐसे ऑनलाइन भी आकर के बताया था कि उद्देश्य जो होते हैं व्यवहारिक रूप से जब लेखन की बात करते हैं तो उद्देश्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं लेखन में। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य जब भी निर्धारित किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, तो वो जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं आपके विषय से निर्धारित किए जाते हैं, या सामान्य उद्देश्य जब बनते हैं, निर्मित किए जाते हैं, तो वो विषय से बनते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य उद्देश्य बनेगा इसका मतलब हिंदी से बनेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये किससे बनेगा, विषय के अकॉर्डिंग होता है सामान्य उद्देश्य। और ये सामान्य उद्देश्य प्यारे बच्चों कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, प्रकरण के अनुसार, या टॉपिक कह सकते हैं अंग्रेजी में, कि टॉपिक के अनुसार विशिष्ट जो उद्देश्य होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बल्कि सामान्य उद्देश्य जो होता है वो चेंज नहीं होता है। क्योंकि आप हिंदी ही पढ़ाएंगे तो हिंदी में सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो किससे बनता है, ये विषय से संबंधित बनाए जाते हैं। तो पहला हमने सामान्य उद्देश्य बनाया है कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना या कराना। बच्चों में हम क्या करेंगे, जब पढ़ाएंगे हिंदी ना तो क्या करेंगे, रुचि जागृत कराएंगे हिंदी विषय में, ठीक। दूसरा जो सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों को हिंदी विषय पढ़ने की आदत का विकास करना। हम ये एज ए भाषा शिक्षक हम ये जब चाहेंगे कि जो हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं हम बच्चे में उसमें पढ़ने के प्रति क्या करें,
हिंदी विषय पढ़ने की आदत का विकास करें। ये हमारा मोटिव है एज ए भाषा शिक्षक। ठीक, दूसरा जो सामान्य उद्देश्य हमने बनाया है, छात्रों में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के पश्चात उनमें उच्चारण में शुद्धता की क्षमता का विकास करना, ताकि जो उच्चारण कर रहे हैं वो भी शुद्ध रूप से, व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध रूप से उच्चारण करें। तभी तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते हमारा उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, ये उद्देश्य हमने बना लिया। नेक्स्ट जो उद्देश्य है, छात्रों में छोटे छोटे वाक्य बना लेने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को तो उसमें छोटे छोटे वाक्य भी वो बना लें। नेक्स्ट है, छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण में अभ्यास कराना। कुछ ऐसे कठिन शब्दावली होते हैं जिसको हम बोर्ड पे ही लिख करके क्या करते हैं, काठिन्य शब्दों का निवारण करते हैं। तो जब हम निवारण करते हैं ना, तो उनको बच्चों से कहते हैं कि इसको दोहरा लो, उच्चारण कर लो। दोहराने का सेंस है यहाँ कि उच्चारण कर लो। जो उच्चारण करने में आपको कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, जब आप उच्चारण कर लेंगे तो फिर वो कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। तो किताब जब भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको वाचन करते समय या उच्चारण करते समय कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, छात्रों में शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरों व लोकोक्तियों में वृद्धि करना। बच्चा जो पहले से शब्द भंडार है, आप जब भाषा शिक्षक होने के नाते बच्चों को सिखाएंगे तो कम से कम उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो, तभी माना जाएगा कि आपके सिखाने से कुछ बच्चे पर प्रभाव हुआ है, अधिगम में या अधिगम की प्राप्ति उसकी हुई है। जब अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके शब्द में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब शब्द भंडार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पढ़ाने से बहुत ज़्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ रहा है। तो ये होना चाहिए। जो सूक्ति है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये भी उनको अधिक मात्रा में आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, छात्रों को हिंदी विषय में विभिन्न रचनाओं की शैलियों से परिचित कराना। किताबों में जो देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार की रचना शैली की गई है, जिसमें कवि हैं, लेखक हैं। अब वो रचनाएं किए हैं तो उनके शैलियों से आपको परिचित होना होगा कि किस शैली में उन्होंने रचना किया है। ये टीचर का बताने का काम कहीं ना कहीं होता है, ये बच्चों को बताएगा, और जब बताएगा तभी बच्चे उससे परिचित हो पाएंगे। छात्रों को हिंदी में स्वाध्याय की प्रेरणा देना। ठीक है, कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आप स्वाध्याय कर सकें, स्वयं से आप भी अध्ययन करें। ये कहीं ना कहीं सामान्य उद्देश्य कहीं ना कहीं टीचर बनाता है प्यारे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट है, छात्रों में उचित आरोह अवरोह, लय, गति एवं विराम चिन्हों का प्रयोग के साथ साथ वाक्य में अभ्यस्त कराना ना। अब देखिए, टीचर जब भी पढ़ाता है तो पढ़ाने के लिए जब भी कविताओं का वो वाचन करता है, तो वाचन करने के लिए उसमें उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का होना बहुत जरूरी है, लयबद्ध होना भी बहुत जरूरी है। गति का भी ध्यान रखें। गति का मतलब ये है कि जहाँ पूर्ण विराम आ रहे हैं, कामा आ रहा है, या फिर जहाँ पर ठहराव है वहाँ पर रुकना चाहिए। विराम चिन्ह जो हमने कहा, विराम चिन्ह जहाँ आ रहे हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको, जिस तरीके से एक गायक जो होता है वो जब गीत गाता है तो नुक्ता या फिर कह सकते हैं जो तमाम भाषाएं हैं जिसमें अरबी, फारसी, हिंदी, इन सबों का, अंग्रेजी का मिक्स है, तो जिस तरीके से आता है उस तरीके का लयबद्धता वो लाता है, उस तरीके का वो प्रयोग करता है। ठीक उसी तरीके से एक भाषा शिक्षक को भी जब ये कविता प्रस्तुत करता है तो इसको भी उतार चढ़ाव का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर हमको कितना वेश देना है, आवाज़ को गति प्रदान करना है, ऊंचा बोलना है, कहाँ पर ठहर कर बोलना है, कम गति से बोलना है, इन सब चीज़ों का कहाँ पर शोक का भाव आ रहा है, कहाँ पर वीरता का भाव आ रहा है, उस तरीके से कहीं ना कहीं हम प्रस्तुत करेंगे। लयबद्ध होगा, बच्चों को सुनने में रुचि आएगा, आनंद लेंगे। आपको आदर्श वाचन उसी तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो बच्चे जब अनुकरण करेंगे तो अभ्यस्त होंगे। छात्रों को हिंदी विषय में सुलेख व श्रुतिलेख
या श्रुतलेख भी बोलते हैं, श्रुतलेख को लिख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी में जब भी बच्चों को राइटिंग सुधार के लिए, बच्चे हिंदी के तमाम शब्दावली से परिचित हो सकें, इसके लिए आलेख लिखा जाता है। टीचर्स बोलता है और बच्चे क्या करते हैं, उसको अपनी सुंदर राइटिंग में उसको लिखते हैं। फिर टीचर क्या करता है, उसको चेक करता है, जिसमें भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध लिखा हुआ है उसको सर्कल कर देता है, गोला कर देता है, काट देता है और कहता है इसको 2-3 बार लिखो ताकि जो गलतियां हो रही हैं उसमें सुधार कर सकें आप। इसलिए सुलेख लिखा जाए, जल्दी जल्दी बोल करके लिखवाया जाता है। ठीक है, और श्रुतलेख जो होता है वो एक लाइन होता है या एक सेंटेंस कह सकते हैं, उसको बार बार लिखाया जाता है। लिखवाने का सेंस ये होता है कि बच्चे जो शब्दों का आकार है उसको सही ढंग से एकदम बिल्कुल सूते से नाप करके कह सकते हैं, जो आपके कॉपियों में भी लिखा ऐसे होता है, लिखा रहता है ना इस तरीके का। 2 लाइनिंग के बीच का अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं क म ल, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो शब्दों का आकार है, देखिए इसका 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 सबका तीनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर इस तरीके से पाई खींच दी जाए तो एकदम समान होना चाहिए, सूते से भी अगर खींच दिया जाए तो एकदम समान होना चाहिए। अगर नीचे मात्रा चढ़ानी है, इस पे चढ़ाना है या इस पे चढ़ाना है तो आप आसानी से चढ़ा लें। अगर यहाँ तक आप इसको खींच के लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक लाइन और हमने खींच दिया, यहाँ तक लिखा, तो अगर इस पे चढ़ाएंगे तो इस वाले लाइन में चला जाएगा। तो अगर दूसरा लाइन लिखना पड़ेगा तब हम उसको मात्रा चढ़ाने में दिक्कत होगी। इसलिए श्रुतलेख का अभ्यास भी भाषा शिक्षक या हिंदी का शिक्षक कराता है। ठीक है प्यारे बच्चों, छात्रों को हिंदी विषय में वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना। अब जाहिर सी बात है कि वर्णमाला भी बच्चों को पढ़ाई जाती है और उससे परिचित कराया जाता है। विराम चिन्ह कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, ये भी बच्चों को अवगत कराया जाता है। ये हिंदी का टीचर ही कराता है। ठीक है, और छात्रों में शब्द भंडार की क्षमता का विकास हो सकेगा। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं भाषा शिक्षक होने के नाते कि धीरे धीरे जब ये प्रयास किया जाएगा शिक्षक के द्वारा तो बच्चों में क्या होगा, शब्द भंडार का विकास देखने को मिलता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जब आप अपनी फाइल पे लेसन प्लान बनाएंगे तो कम से कम आप क्या करिएगा कि सामान्य उद्देश्य 10 से 12 आप पहले ही बना लीजिएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सामान्य उद्देश्य चेंज होने वाला नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो एक बार आप इसको पहले बना लीजिए पहले पाठ्य योजना में, तब आपको दूसरे पाठ्य योजना में इतना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 2-4 सामान्य उद्देश्य इसमें से जो कराना चाहते हैं मुख्यतः रूप से उसको आप लिख सकते हैं दूसरे लेसन प्लान में। ठीक उसी प्रकार तीसरे में अगर करना चाहते हैं तो अगर कुछ चीज़ों पे ही धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं इसमें से, तो जाकर के एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी चीज़ों पे धीरे धीरे पूर्ण रूप से काम कर सकते हैं। तो एज ए भाषा शिक्षक हमें सामान्य उद्देश्य कम से कम, अभी और भी बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन मैंने इतने लिखा है ताकि आप कम से कम इतना प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो हो गया प्यारे बच्चों सामान्य उद्देश्य आपका। अब समझ में आ गया कैसे सामान्य उद्देश्य बनेगा। तो ये हिंदी शिक्षण के लिए आपका सामान्य उद्देश्य मैंने बताया। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। अब ये जो विशिष्ट उद्देश्य बनता है प्यारे बच्चों, ये आप देखेंगे तो प्रकरण के अकॉर्डिंग बनता है। किसके आधार पे बनता है, प्रकरण या टॉपिक के आधार पे बनता है। इसीलिए अब भाई आज हमने पदावली पढ़ाया, कल को हो सकता है मैं बाल लीला पढ़ाऊं, तो मेरा क्या हो गया, प्रकरण चेंज हो गया। तो अभी जो इतना हमने लिखा हुआ है तो वो विशिष्ट उद्देश्य भी क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा मेरा। तो यही बात हमने पहले आपको बताया कि सामान्य उद्देश्य चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक बाय टॉपिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस विशिष्ट उद्देश्य में मुख्यतः मेगर महोदय ने कहा है, हम मेगर का सबसे अच्छा मानते हैं कि लेसन प्लान बनता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया है, एनसीईआरटी के अनुसार है, आरसीईएम के अनुसार है, ब्लूम महोदय ने भी बात किया है, लेकिन हम मेगर सबसे अच्छे लेसन प्लान व्यवहारिक रूप से लेखन की बात करते हैं तो मेगर सबसे अच्छा कहीं ना कहीं उसका विस्तार किए हुए हैं। ठीक है, तो हम उसी के अनुसार बता रहे हैं आप लोगों को।
अब विशिष्ट उद्देश्य भी जो होते हैं मुख्यतः 3 उद्देश्यों पे हम ज़्यादा काम करते हैं। एक तो हो गया आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक, और भी अगर आप आगे काम करना चाहते हैं और अच्छा बच्चों को देना चाहते हैं एज ए भाषा शिक्षक, मूलतः तो हम 3 पे काम करते हैं, लेकिन और भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप संश्लेषण उद्देश्य भी बना सकते हैं, विश्लेषण उद्देश्य भी बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मूलतः 3 उद्देश्य की बात करेंगे। पहले उसमें है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, अब जब ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें ब्लूम ने, मेगर ने कुछ क्रियासूचक तत्व बताए थे जिसको हमको क्या करना है, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कराना है। तो ये पहले से हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं एक तरीके से कि हम जब पढ़ाएंगे तो बच्चों में ये डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप पदावली पढ़ाएंगे तो पहले बच्चों को क्या करना है, छात्र को मीराबाई के बारे में जान सकेंगे कि मीराबाई क्या थी, उनके बारे में वो जान सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी लेवल पे है तो यहाँ पर जो क्रियासूचक तत्व था, जान सकेंगे, समझ सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे, और उसके बाद प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और जिसको हम लोग रिकॉल भी बोलते हैं, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं निर्मित की जाती है। सूची बना सकेंगे, ऐसी चीज़ें पहचान कर सकेंगे, इसमें ये चीज़ें आती हैं, और इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य बनाते हैं कि ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो छात्र पहला जो विशिष्ट उद्देश्य बनाया कि छात्र मीराबाई के बारे में जान सकेंगे। दूसरा जो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमने बनाया ज्ञानात्मक उद्देश्य में कि छात्र कविता में निहित जो संधि आएगी, समास आएगा, अलंकार आएगा, उपसर्ग आएगा, इसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब हमने बताया तो बच्चे उसको क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे, दोहरा लेंगे। ठीक, उसके पश्चात छात्र कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। जो मूल कहने का उद्देश्य है इस पदावली का उसको समझ सकेंगे, और जो टीचर्स के द्वारा कविता का भावार्थ बताया गया उसको भी वो ग्रहण कर सकेंगे, या जो विचार है उसमें वो बताया गया तो उसको भी वो ग्रहण कर सकेंगे। ऐसा हमने क्या किया, ज्ञानात्मक उद्देश्य बनाया है। प्यारे बच्चों, आप और भी चीज़ों को निर्मित कर सकते हैं अनुवीतियों के अनुसार। आपने और भी कुछ उसमें अगर मेंशन किया है तो आप उसके अनुसार उसमें बता सकते हैं कि जैसे इसी में था ना मीराबाई ये पदावली, तो पदावली में आए कठिन शब्दों से भी परिचित हो सकेंगे। तो हमने क्या किया, क्रियासूचक जो परिचित कराना था उससे भी हो सकेंगे। या फिर जैसे यही है संधि कह सकते हैं, तो संधि की परिभाषा दे सकेंगे। संधि हमने बताया ना बच्चों को, इसमें आया संधि का जिक्र, तो संधि क्या होता है हमने बताया, तो बच्चे संधि को भी परिभाषित कर सकेंगे। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है। अब एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये हो गया, फिर उसके पश्चात ये हो गया। अब इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत मैंने ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो पॉइंट्स थे वो बताए। अब उसके पश्चात देखिएगा जो दूसरा पॉइंट है भावात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ही है दूसरा पॉइंट भावात्मक उद्देश्य। ठीक, मैंने कहा ना कि 3 उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत। तो अब इसमें क्या है, बच्चों को डेवलपमेंट कराना है। तो भाई देखिए, पहले बच्चे मेमोरी जो हम पढ़ाते हैं वो मेमोरी लेवल जो होता है वो ज्ञानात्मक स्तर होता है। उसमें बच्चे सीखते हैं, थोड़े से समझते हैं, जान पाते हैं, परिभाषा दे पाते हैं, प्रत्यास्मरण कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना अब उससे थोड़ी सी और आगे चीज़ें बढ़ते हैं। जैसे कुछ चीज़ों में वो 2 चीज़ें हैं उसमें अंतर कर पाते हैं। बच्चे पर्टिकुलर उस शब्द की विस्तार पूर्वक व्याख्या कर पाता है, ठीक, व्याख्या दे पाता है, और उसके पश्चात तुलना कर पाता है, वर्गीकरण बना पाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो वही देखिए भाई, छात्र मीराबाई की पदावली की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है,
दूसरा, छात्र मीराबाई की पदावली के भावार्थ का उल्लेख कर सकेंगे। ठीक, छात्र पदावली में आए संधि और समास में अंतर कर सकेंगे। ठीक, चौथा है, छात्र पदावली के भावार्थ का मीराबाई के जीवन से तुलना कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं लेवल पे ये पहुंच जाते हैं, तो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और विस्तार इनमें हो चुका रहता है। तो हम ये उन लेवल या उस लेवल तक हम बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं, कहाँ तक? अंडरस्टैंडिंग लेवल तक। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके का हम हाइपोथेसिस बनाते हैं यहाँ पर एक। फिर उसके बाद है तीसरा, क्रियात्मक उद्देश्य। हाँ, अब क्रियात्मक उद्देश्य जो होता है, बच्चों को इसमें क्रिया करने पर बल दिया जाता है, एक्टिव रखा जाता है और अप्लाइड किया जाता है कि ताकि बच्चे अधिक से अधिक कार्य कर सके ना, उसको अपने जीवन में ला सके। तो छात्र पदावली को अपने जीवन में उतार सकेंगे, उससे जो सीखे हैं वो अपने जीवन में भी उसको आत्मसात करेंगे। वो छात्र पदावली का रसास्वादन कर सकेंगे, छात्र कविता लेखन के लिए प्रेरित हो सकेंगे, पदावली से प्रेरित होकर के वो स्वयं भी कहीं ना कहीं कविता लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये है प्यारे बच्चों आपका विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे 4-4 पॉइंट लिए हैं। आप लोग प्रयास करिएगा कि कम से कम एक उद्देश्य से 2 उद्देश्य बनाए लें। ठीक है, तो 2 उद्देश्य बनाएंगे तो लगभग 3 है यहाँ पर, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो 2 बनाएंगे तब भी 6 उद्देश्य आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा बनाने का मत प्रयास करिएगा। ठीक, मैंने 4-4 बना दिया है, आप 2-2 बनाइएगा। उसके पश्चात हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें आप लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड, ठीक है, मार्कर या चाक लिख देते हैं, डस्टर लिख देते हैं। ये सब सहायक सामग्री के रूप में आप नहीं लिखेंगे। सहायक सामग्री, देखिए ये सभी ना तो क्लासरूम में उपस्थित ही होता है, श्यामपट होता ही है, क्लासरूम में ही होता है, मार्कर भी होता है, डस्टर भी होता है। कक्षा कक्ष तभी कहलाता है जब उसमें क्या हो, ये बोर्ड हो, मार्कर हो, डस्टर हो, अन्यथा वो तो सिर्फ क्या कहलाएगा, रूम कहलाएगा एक तरीके से। ठीक है, सहायक सामग्री वो सामग्री होगी जिसकी सहायता से शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर, आनंददायी, मनोरंजनदायक बनाया जा रहा है, जिससे कि वो आसानी से समझ सके, जान सके। उस टॉपिक को क्लियर करने में कहीं ना कहीं वो शिक्षण सहायक सामग्री सहयोगी होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, तो अब इसमें हमने क्या किया है, चार्ट पेपर लिया हुआ है जिसपे हमने मीराबाई का चित्र बनाया है और बच्चों को ला करके हम दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ उपयोगी लगेगा वहाँ पर हम उसको शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमने उस चित्र में क्या किया है, 1-2 पदावली भी, पदावली से रिलेटेड जो है वो कह सकते हैं कविता लिखा हुआ है। ठीक, पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, छात्र मीराबाई के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, या मीराबाई के पदावली नामक पाठ की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या किस पे चर्चा कर रहे हैं, पदावली पे, तो यहाँ मीराबाई के पदावली लिख लीजिएगा। पदावली विषय की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तावना जो होता है यहीं पे प्रेजेंट होता है, जो आप लोगों को हमने स्किल पढ़ाते समय प्रयोग किया था और बताया भी था कि जितने मैं स्किल पढ़ा रहा हूँ, 8 स्किल पढ़ा रहा हूँ, उसी 8 स्किल का प्रयोग करके एक संपूर्ण लेसन प्लान आप बीएड के 3rd सेमेस्टर में प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब आ गया पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण हेडिंग, जिसमें ये सारणी बनेगी, जिसमें पहला क्रमांक लिखेंगे, छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, छात्र कथन लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे, जैसे अब मैं यहाँ पे छात्राध्यापक लिखा हूँ ना, पुरुष हूँ तो इसलिए छात्राध्यापक। अब जैसे बालिकाएं हैं तो ये
छात्रा अध्यापक नहीं लिखेंगी, वो क्या लिखेंगी, छात्रा अध्यापिका लिखेंगी। कभी कभी यही लिख देंगे, उतार देंगे सब लोग, तो इसलिए ये नहीं करना है। आपको क्या लिखना है, लड़कियों के लिए छात्रा अध्यापिका कथन होगा। ठीक, अब इसमें क्रमांक में पहला हो गया, प्रश्न संख्या पहला, महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे। अब देखिए मैंने इसलिए ये प्रश्न पूछा है क्योंकि हमने इसके पहले जो बच्चों को लेसन प्लान बनाया है या पढ़ाया है, तो उसमें हमने मीराबाई का जीवन परिचय एक है बच्चों के कक्षा 6 में जो हमने बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है वो मीराबाई के जीवन परिचय से बस जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे बता पाएंगे कि महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कौन हैं, वो हमने बता रखा है। तो आप बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को यहाँ पर बनाएंगे और प्रश्न जो होगा, जो उत्तर मिलेगा, उस उत्तर से दूसरे प्रश्न का निर्माण होगा। तो ये क्रमबद्धता या तारतम्यता होनी चाहिए प्रश्न में, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ जब भी प्रश्न बनाएंगे तो कम से कम 3 प्रश्न बनाएंगे और अधिक से अधिक प्रश्न 5 प्रश्नों के आधार पर ही आपका जो टॉपिक है वो निकलना चाहिए। अगर लास्ट में वो टॉपिक नहीं निकल पाता है तो वो बच्चों क्या हो जाता है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तब वहाँ पर आप स्वयं ही बच्चों को, तब बच्चे नहीं निकाल पाते हैं तो आप स्वयं ही क्या करते हैं, बच्चों के सामने वो प्रकरण बताते हैं कि बच्चों आज हम लोग फलाने विषय पे या फिर पदावली विषय पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में देखते हैं हम लोग कि महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे, तो बच्चे बताएंगे भोजराज थे। ठीक, दूसरा प्रश्न बनेगा भोजराज से कि भोजराज की पत्नी कौन थी, तो भोजराज की पत्नी बच्चे बताएंगे मीराबाई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न जो बनेगा मीराबाई से बनेगा, तो मीराबाई की प्रमुख कृति कौन सी है। ठीक, तब बच्चे बताएंगे पदावली। अब यहाँ पर जब बच्चे बता देंगे कि पदावली, तब हम लोग कहेंगे बच्चों से, या उद्देश्य कथन किया जाता है कि बच्चों आज हम लोग पदावली, मीराबाई के पदावली नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से भी उद्देश्य कथन किया जाता है। या एक तरीका और होता है कि बच्चों आज हम लोग मीराबाई के पदावली नामक पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 तरीके से किया जाता है, तो आप ये अपनी फाइल में लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं यहीं पे एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो उद्देश्य कथन होता है, एक बार सन 2020 में जो यूपी टेट का परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया था कि किस कौशल के पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है। तो देखिए, पाठ प्रस्तुतिकरण कौशल के पश्चात ही या इंट्रोडक्शन कौशल के पश्चात ही उद्देश्य कथन किया जाता है, ये प्रश्न बना था। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल सीक्वेंस में है, पहले इसको लिखेंगे फिर इसके पश्चात अब इसको लिखेंगे उद्देश्य कथन तक। हाँ, अब इसको लिख लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उतार लीजिए इसको फटाफट। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के पश्चात अब प्यारे बच्चों स्टार्ट होगा पाठ की प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जब पाठ की प्रस्तुतिकरण करते हैं आप लोग तो उसके लिए एक सारणी बनाना पड़ता है आप लोगों को अपनी फाइल में, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक कथन, फिर उसके पश्चात छात्र कथन, उसके पश्चात आप शिक्षण विधि लिखते हैं, किस विधि से आप शिक्षण कर रहे हैं, और सहायक सामग्री जो आप बीच बीच में शिक्षण को रोचक प्रभावशाली बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको यहाँ पर आप चिपका सकते हैं या बना सकते हैं छोटा सा। ठीक है, तो उसको भी हम कॉलम, अलग से कॉलम नहीं बना रहे हैं, उसी में कर दे रहे हैं ताकि ये जगह जो खाली रहेगा उसका आप यूज कर लेंगे। एक ही में बना दिया है। ठीक, अब देखिए अब शिक्षक द्वारा क्या किया जाएगा, आदर्श वाचन प्यारे बच्चों कहा जाएगा। अब उससे भी पहले हम लोग यहीं पे लिख देते हैं प्रथम अनुवृत्ति। प्रथम अनुवृत्ति, ठीक है, प्रथम अनुवृत्ति है, जिस प्रकार से ये पहली अनुवृत्ति है उसी प्रकार से दूसरी भी की जाएगी। आगे का पैरा जो होगा समझाएंगे, अभी पहले समझिए इसको। तब प्रथम अनुवृत्ति में जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है, शिक्षक के द्वारा जो किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। अब जो पद्य का वाचन किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा वो क्या होगा, आदर्श वाचन होगा। ठीक है, तो
अब आदर्श वाचन किया जा रहा है, जैसे पद्य में दिया हुआ है बसो मरे वैजंती माला, तो बसो मरे से स्टार्ट हो रहा है और कई लाइन पैराग्राफ लेकर के जो हमने बनाया है वो है वैजंती माला, वहाँ एंड हो रहा है कविता का, तो हमने इसको ले लिया है। ठीक, मान लीजिए एक पैराग्राफ ले लिया है। तो अब आदर्श वाचन में छात्रा अध्यापक कक्षा में पद्य को आरोह अवरोह लयबद्ध तरीके से कतिपय सस्वर या कह सकते हैं स्वर में वाचन करते हुए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पद्यांश का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। ये आपको लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी फाइल पे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन क्या होता है? अनु मतलब पीछे ना, और वाचन मतलब बोलना। तो जब बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे, आप एक बार पढ़ लिए, अब उसके बाद बच्चों से जब पढ़वा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? अनुकरण वाचन कहलाएगा। ठीक है, तो अब अनुकरण वाचन छात्रों से करवाया जाएगा। तो छात्रा अध्यापक कथन में छात्राध्यापक ही निर्देश देगा छात्रों को ना, कि जैसे यहाँ पर जो छात्रा अध्यापक आदर्श वाचन कर रहा था प्यारे बच्चों, तो छात्र क्या कर रहा था? उसको ध्यानपूर्वक सुन रहा था। विधि कौन सी अपनाई गई थी? तो व्याख्यान विधि अपनाई गई थी, जो मौखिक रूप से किया जा रहा था। ठीक, तो विधि भी आप लिखेंगे कौन सी विधि अपनाई जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें टीचर ने क्या किया? आदर्श वाचन कर लिया। अब अनुकरण वाचन की बात कर रहे हैं, तो आदेश देगा कौन देगा? छात्राध्यापक देगा। तो यही लिखा गया है, छात्राध्यापक कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगा एवं सावधानी पूर्वक जो पद्य वो वाचन करेंगे बच्चे, उसको सुनेगा कि कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, कहाँ पर गलत उच्चारण कर रहे हैं। ये पूरा ध्यानपूर्वक वो देखेगा और बच्चों से भी कहेगा कि उसको अपनी किताब में ध्यानपूर्वक देखो कि क्या पढ़ा जा रहा है और किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, आप देखिए। तो छात्र क्या करेंगे? छात्र कथन में छात्र सस्वर स्पष्ट शुद्ध अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये हो गया, अब उसके पश्चात छात्राध्यापक क्या करेगा? जो पद्यांश था, जो आदर्श वाचन किया गया था, अब उसका भावार्थ या फिर कह सकते हैं कि व्याख्या देगा। भावार्थ हिंदी में ज़्यादा शब्द होता है, भावार्थ बताया जा रहा है, उसका अर्थ बताया जा रहा है। तो अर्थ इसका जो है आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहाँ हमने लिख दिया है कि कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी जो आनंदित करने वाला है श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं कानों में मकर की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अति सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर ओठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वैजंती माला धारण किए हुए हैं। यहाँ से देखिए वैजंती माला ना, तो धारण किए हुए, ये मतलब भावार्थ आपको बता दिया गया। अब जब भावार्थ बताया जा रहा है तो ध्यान छात्र क्या करेंगे? तो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए, इसको नोट करिए। इसके बाद आपको आगे क्या लिखा जाएगा वो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब उसके पश्चात जब भावार्थ खत्म हो जाता है तब काठिन्य निवारण शब्द लिए जाते हैं। जो उस पद्य में आए कठिन कठिन शब्द होते हैं उनको लेते हैं, तो शब्द लिखते हैं और उसका अर्थ प्यारे बच्चों को बताते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे शब्द नहीं लिए हैं, 2-3 शब्द लिए हैं। मुरली, उसको बताएंगे कि बांसुरी होता है जो बजाया जाता है, जो हम लोग आजकल मेलों में खरीद के लेके आते हैं, लकड़ी का बना होता है और उसको बजाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण बजाया करते थे। नयनन मतलब नेत्र होता है, आँख होता है। उर मतलब हृदय होता है। ये बच्चों को बताएंगे। अब उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे? यहीं बच्चों से जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे कितना सीखे हैं, इसको जानने के लिए, पता लगाने के लिए हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मीरा किसके प्रेम में दीवानी थी? तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि अगर सुने हैं तो वो बताएंगे कि बच्चे कि मैम या सर, मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, तो वो उत्तर मिलेगा। ठीक है, आप वहीं पे क्या करेंगे? कहेंगे
ठीक है या अच्छा बोल करके फीडबैक दे करके उनको बैठा देंगे। दूसरा प्रश्न है श्री कृष्ण सिर पर क्या धारण किए हैं, तो बच्चे बताएंगे मोर पंख धारण किए हैं या मुकुट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे बहुत अच्छा, फीडबैक देंगे बहुत अच्छा, ठीक। अब उसके पश्चात ये फीडबैक भी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम फीडबैक देते हैं तो बच्चे उससे प्रेरित होते हैं उत्तर बताने के लिए, तब कहते हैं कि सर हम बताएं, मैम हम बताएं, ये बार बार हाथ उठाते हैं। जब उनको फीडबैक नहीं देंगे, फीडबैक देने के लिए हमने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर लिया, उसमें बताया फीडबैक आप शाब्दिक रूप से भी देख सकते हैं, और जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ शब्दों के माध्यम से जो हम बोल रहे हैं सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, शाबाश, ऐसा बोल करके हम उनको फीडबैक देते हैं। कुछ तो लिखित रूप में भी देते हैं कि क्या आपने बताया, श्री कृष्ण बताया, बहुत अच्छा, हमने लिख दिया बोर्ड पे और कहा कि बहुत अच्छा। तो ये लिखित रूप में भी, या फिर हम सांकेतिक रूप में भी दे सकते हैं, स्माइलिंग कर दें, ऐसे ऐसे करके बैठा दें, सहमति में सिर हिला दें, तो ये भी फीडबैक कहीं ना कहीं उनको दिया जाता है, जो देना चाहिए हर एक शिक्षक को, ठीक है। अब उसके बाद उर का क्या अर्थ होता है, अब बच्चा बताया हृदय होता है सर, तो आपने कहा शाबाश, ये फीडबैक दे दिया गया, ठीक। विधि कौन सी थी, हम किस विधि का सहारा ले रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो प्रश्नोत्तर विधि का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि लिखा जाएगा, ठीक है। कभी कभी हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है, तब हम दृश्य के रूप में जो चित्र लाए रहते हैं उसको भी दिखा करके उत्तर प्राप्त करते हैं, तो ऐसा कुछ है तो सहायक सामग्री के रूप में चित्र भी आप यहाँ लगाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात द्वितीय अन्विति स्टार्ट होगी प्यारे बच्चों, तो द्वितीय अन्विति यहाँ पे लिखा गया है, फिर वही स्टार्ट जैसे पहले अन्विति में स्टार्ट हुआ था, यहाँ लिखा जाएगा क्षुद्र। अब उसके जो हमने पढ़ा रखा, अब उसके पश्चात वाला जो पैराग्राफ है वो लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्षुद्र डॉट 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 लास्ट में हमने लिखा बछल गोपाल, ठीक, ये लिख दिया। अब उसके बाद आदर्श वाचन किया जाएगा, जो हमने पहले अन्विति में बताया, ठीक उसी प्रकार से कि छात्राध्यापक द्वारा उचित लय आरोह अवरोह में पद्य का वाचन करते हुए आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। अब यह ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग नॉर्मली बोल रहे हैं ना, उस तरीके से बोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल जिस तरीके से गाना गाते हैं जिसमें लय का ध्यान रखा जाता है, जिस तरीके से भजन कीर्तन होता है लय का ध्यान रखा जाता है, आरोह अवरोह का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप लयबद्ध तरीके से इसको भी क्या करेंगे, गाएंगे, गायन करेंगे, वाचन करेंगे, ठीक है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ना, ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब उसके पश्चात अनुकरण वाचन ना, छात्राध्यापक द्वारा उचित लय ताल रूप से पद्य का अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा, देता है, ठीक है, छात्राध्यापक। अब छात्र क्या करेंगे, छात्र जो है छात्र सस्वर शुद्ध स्पष्ट अनुकरण वाचन करेंगे और टीचर क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा, जिस तरीके से पहले अन्विति में हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे जब टीचर करेगा तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या दे रहा है, तो व्याख्यान दे रहा है, ठीक, व्याख्यान विधि है तो वो दिया जाएगा। ये लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद आपको भावार्थ बताते हैं। अब प्यारे बच्चों भावार्थ देख लीजिए द्वितीय अन्विति का, भावार्थ को पढ़ दें, चलो। आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित कर रही हैं, हो रही हैं, आपके चरणों में बधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत हो रही है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। तो यहाँ से जो भी आपको कठिन शब्द लग रहा है, काठिन्य निवारण में ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है शब्द और अर्थ, तो सुखदाई सुख देने वाली, नुपुर पैजनी या घुंघरू को बोलते हैं। अब जो पढ़ाया आपने, उस पढ़ाने से क्या करना है, आपको बोध प्रश्न पूछ लेने हैं। बोध प्रश्न इन्हीं में से जो आपने
पढ़ाया हुआ है उसी में से पूछना है। मैंने 2 बनाया, आप कई ठो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बोध प्रश्न में बहुत ज़्यादा मत पूछिएगा, कम से कम 2 होने चाहिए, अधिक से अधिक 3 बना लीजिए। ठीक, जैसे पहला प्रश्न है मेरा, कमर में बंधी घंटियाँ क्या कर रही हैं? तो कमर में बंधी जो घंटियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण के क्या कर रही हैं? सुशोभित कर रही हैं। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण सज्जन को क्या देते हैं? तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं, बताए हुए हैं, अगर बच्चों को तो बता लेंगे आसानी से कि सुख देते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से क्या करते हैं? तो प्रेम करते हैं। ऐसे भी प्रश्न आप यहाँ से निर्मित कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए आप लोग थोड़ा सा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे ये भी देखिएगा प्यारे बच्चों कि ये जो कठिन निवारण है वो किसमें किया जा रहा है? तो विधि क्या है? तो कहा जाएगा कि श्यामपट्ट लेखन विधि है। श्यामपट्ट पे हम लोग लिखते हैं, आप अपनी फाइल में भी लिखेंगे, लेकिन श्यामपट्ट में भी जब ऐसे कठिन शब्द आते हैं ना वाचन करते समय, तो उसको बोर्ड पे लिखते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। तो श्यामपट्ट लेखन कार्य के अंतर्गत या श्यामपट्ट लेखन विधि है ये। और ये प्रश्न जब पूछ रहे हैं तो कौन सी विधि होगी? तो ये प्रश्नोत्तर विधि होगी प्यारे बच्चों। तो इसको भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा 2 अनुवृत्ति आपकी समाप्त हो गई। तो अब यहाँ से ये पूरी की पूरी क्या है? कॉलम। इस तरीके से आप इसको कॉलम पूरा कर लेंगे। ये साड़ी आपकी फिर उसके बाद खत्म हो जाती है ना। अब इसके पश्चात आप लोग क्या करेंगे? मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे, गृह कार्य देंगे। तो अब इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। प्यारे बच्चों, श्यामपट्ट सारांश, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि श्यामपट्ट सारांश एक हेडिंग है। श्यामपट्ट सारांश के लिए अधिकतर आप लोग अगर श्यामपट्ट पे आकर के सारांश लिखेंगे, जो उस पाठ का मूल चीज़ था, अगर उसको लिखने में तो समय जाया होता है। इसलिए टीचिंग के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि एक लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। वो ब्लैक कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है। तो उसी जो लपेट श्यामपट्ट होता है, उसी श्यामपट्ट पे रोलिंग बोर्ड भी बोलते हैं हम लोग उसको। तो उसी पे चाक की सहायता से जो उस पाठ का मूल तत्व था, उस मूल तत्वों को आप क्या करेंगे? उसी लपेट श्यामपट्ट में लिख करके लेके आएंगे और बच्चों को यहाँ पर कहीं भी कील की सहायता से गाड़ देंगे और उसको कह देंगे कि ये आप लोग महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, तो वो सारांश की चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। या फिर अपनी फाइल में आप क्या करेंगे? वहाँ तो प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अपने फाइल में आप मूलतः जो चीज़ें होती हैं श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे फाइल में। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब उसके बाद जो होता है पुनरावृत्ति, या फिर कह सकते हैं कि मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न की एक खासियत होती है कि मूल्यांकन जब भी पूछा जाता है तो बिल्कुल लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है। पूरा जो अनुवृत्ति की बात करें या पाठ की बात करें, जब पाठ ये समाप्त हो जाता है तब ये मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है। और मूल्यांकन प्रश्न पूछने के पीछे एक रीजन होता है कि बच्चों ने कितना सीखा, जिस मेथड से हम सिखा रहे थे वो मेथड बच्चों के लिए कितना कारगर सिद्ध हुआ, इसकी जांच करने के लिए कहीं ना कहीं मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए ही मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है कि उनको सीखने में कहाँ समस्या उत्पन्न हुई, कितना सीख पाएं, इसीलिए मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको भी 3-4 प्रश्न पूछ लेने हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो मीराबाई किस काल की कवित्री थी, ये पूछ लीजिए, या पूछना है इसकी रचना की भाषा क्या थी, पदावली में मीराबाई ने किस पर वर्णन किया था। ऐसा प्रश्न आपको बना लेने हैं। और प्रश्न बनाते समय ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि ये जो मूल्यांकन के अंतर्गत प्रश्न बनाएंगे ना, वो प्रश्न आपके बोध प्रश्न में नहीं होने चाहिए। अगर बोध प्रश्न में भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं, मूल्यांकन में भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मूल्यांकन करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो आप पूछ रहे हैं। तो इसलिए जो बोध प्रश्न में आप प्रश्न पूछ लिए हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं पूछना होगा, ये ध्यान रखिएगा, रिपीट ना हो। फिर निरीक्षण कार्य जो होगा छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा और उससे चेक किया जाएगा। ये जब श्यामपट्ट सारांश लिखा जाता है उसी समय ये निरीक्षण कार्य किया जाता है। घूम घूम कर आप देखेंगे कि बच्चे उसको नोट कर रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं, उनकी लिखावट क्या है। और उसी समय जो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं गृह कार्य, होमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं,
उसकी कॉपी भी देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था उससे संबंधित वो होमवर्क लिख करके लेके आए हैं कि नहीं, करके आए हैं कि नहीं। तो होमवर्क में आप उसको चेक करेंगे और साइन भी वहाँ पे करते चले जाएंगे। तो यहाँ भी आप प्रश्न बनाएंगे, मैंने बनाया नहीं है, आप बना लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ से प्रश्न पूछ चुके हैं, चाहे बोध प्रश्न में हो चाहे मूल्यांकन प्रश्न में, वो गृह कार्य के लिए बिल्कुल भी मत दीजिएगा। गृह कार्य के लिए जो प्रश्नों का निर्माण होता है वो इस तरीके का होता है कि वहाँ पे मान लीजिए रिक्त स्थान वाले पूर्ति वाले प्रश्न बना लीजिए आप, ठीक है। जैसे हम प्रश्न यहाँ पे आपसे बता दे रहे हैं एक आध ठो कि हमने कहा कि पदावली की रचना ... की है, तो अब बच्चा सोचेगा कि पदावली की रचना किसने किया है, तो ऐसा बना लीजिए। मिलान वाले प्रश्न बना लीजिए, जिसमें प्रश्न दे दीजिए कि दिए गए शब्दों का सही चुनाव करके मिलान कीजिए। अब उसमें हमने वर्ग दे दिया, वर्ग ए नाम दे दिया और वर्ग बी नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ शब्द लिख दिया, जैसे हमने लिखा था उर, या फिर जो शब्दावली इसमें कठिन आए थे या कुछ भी जो आपको लगता है शब्द दे दीजिए और उसके पश्चात यहाँ भी उसका अर्थ बता दीजिए, लेकिन सीक्वेंस चेंज कर दीजिएगा ताकि बच्चे घर पे जाकर के उसको देख समझ करके मिलाएं। सरल प्रत्यास्मरण वाले प्रश्न का निर्माण आप कर सकते हैं। तो यहाँ भी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा प्रश्न मत दीजिएगा, क्योंकि होमवर्क का जो मतलब होता है ना, टीचर यहाँ पर अपने से शब्दों में हेर फेर करके गृह कार्य देता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन टीचर अपने से निर्मित करके प्रश्नों का निर्माण करके कहीं ना कहीं छात्रों को देता है, ताकि वो किताब से जाकर के नकल न मार सके, अपने क्षमता का प्रयोग करके, अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस प्रश्नों का उत्तर वो दे। इसलिए गृह कार्य जो होते हैं वो यहाँ से उस टॉपिक से या उस किताब में जो दिया हुआ है उस प्रश्नों से हट करके स्वयं से निर्मित करके प्रश्न का निर्माण करके कहीं ना कहीं वो होमवर्क दिए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके पश्चात आप ये पूरा समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन निर्मित कर लीजिएगा 2-3 होमवर्क के लिए, या फिर आप लिख लीजिए कि इसको जो पदावली है मीराबाई द्वारा जो रचित है उसको आप क्या करेंगे कि आपको अपने शब्दों में इसको लिख करके लेकर के आना है, या कुछ चीज़ें आप दे दीजिए कि घर पे याद करके आना है। याद करने पर हम उतना जोर नहीं देते हैं कि बच्चों को रटने पर बल न दिया जाए, लिखने वाला सेंस ज़्यादा अच्छा है ठीक है, तो लिखने के लिए आप दीजिए, तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे गृह कार्य में देंगे। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर के लिए कर दीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के रखिएगा ताकि आपको क्या किया जाए, समालोचना किया जाए। समालोचना भी या फिर हम इसको बोलते हैं आलोचना भी बोलते हैं, ठीक है, आलोचना भी बोला जाता है, समालोचना भी। तो आप यहाँ पे जगह स्पेस रखिएगा ताकि आपको जो टीचर कक्ष में आप टीचिंग करने आएंगे, जब ना या आते हैं, तो टीचिंग करते समय आप अपनी फाइल को पीछे रख देते हैं, और जब टीचर आए आपका टीचिंग देखे तो टीचिंग देखते हुए और ब्लैक बोर्डिंग को देखते हुए, जो आप बोल रहे हैं उसको देखते हुए, मतलब सारी शिक्षण की गतिविधियों को देखते हुए वहाँ पे क्या करेगा, वो समालोचना या फीडबैक आपको देगा। अच्छा रहेगा तो अच्छा फीडबैक, थोड़ी सी कमियां रहेंगी तो उस कमियों को भी अवगत कराया जाएगा। इसलिए समालोचना के लिए भी जगह प्यारे बच्चों आप लोग छोड़ के रखिएगा अपने लेसन प्लान में। तो ये पूरा का पूरा हिंदी का लेसन प्लान मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बनाना आप आसानी से समझ पाएंगे, और नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछिएगा कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।